सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से युद्ध किया, उसे अनेकों बार परास्त भी किया, ये हम सभी जानते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान से पूर्व के चौहान वंश के राजाओं ने अनेकों बार गजनी के सुल्तानों से लोहा लिया, गजनी के सुल्तानों से युद्ध करते हुए अपने प्राणों का बलिदान भी दिया, अनेकों बार गजनी की सेना को पराजित कर मिट्टी में भी मिला दिया। आज हम इस वीडियो में चौहान वंश के उन्हीं महाराजाओं के विषय में चर्चा करेंगे जिन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान से पूर्व में भी गजनी के सुल्तानों के साथ युद्ध किए हैं, जिसमें प्रथम नाम आता है महाराजा चामुंड राजा का, जिनका शासनकाल 1040 से 1065 ईस्वी तक था। 14वीं शताब्दी में जैन विद्वान राजशेखर सूरी द्वारा रचित प्रबंध कोश में महाराजा चामुंड राजा को सुल्तान का संहारक बताया गया है, जिसका तात्पर्य गजनी की सेना से युद्ध एवं उनकी पराजय से है। वहीं 15वीं शताब्दी के काव्य हमीर महाकाव्य, जिसकी रचना जैन विद्वान नैचंद्र सूरी ने की है, उस काव्य में भी यह वर्णन है कि महाराज चामुंड राजा ने मुसलमान शासक को पराजित किया है। प्रबंध कोश हमीर महाकाव्य एक तथ्य तो स्पष्ट कर देता है कि महाराज चामुंड राजा का मुसलमान शासकों से युद्ध हुआ एवं उन्होंने उन मुसलमान शासकों को पराजित भी किया। वास्तव में वो मुसलमान शासक थे कौन? इतिहासकारों के अनुसार वे मुसलमान शासक जिसको प्रबंध कोश सुल्तान के रूप में संबोधित कर रहा है, वे गजनी के सुल्तान थे। महाराज चामुंड राजा ने गजनी की सेनाओं को पराजित किया था, परंतु किस समय काल में पराजित किया था और उस समय गजनी का सुल्तान कौन था, यह इतिहासकारों में स्पष्ट नहीं है। संभवतः वह गजनी का सुल्तान इब्राहिम था, जिसका शासनकाल 1059 से 1099 तक का था। उसने अपने शासनकाल में हिंद में आने का प्रयास भी किया था, पंजाब क्षेत्र से, जहां पर संभवतः चौहान के शासकों के उससे युद्ध हुए हैं। महाराज चामुंड राजा की मृत्यु के पश्चात दुर्लभ राजा तृतीय सिंहासन रूढ़ होते हैं, जिनका शासनकाल केवल 5 वर्षों का था। इतिहासकारों के अनुसार उनकी मृत्यु गजनी के सुल्तान की सेनाओं से लड़ते हुए हुई है। उन्होंने युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त करी है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उन्होंने मतंग सेना से युद्ध किया था, जिसमें वीरता पूर्वक लड़ते हुए उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। कश्मीरी इतिहासकार जॉन राज, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय पर भाष्य भी लिखा है एवं राजतरंगिणी का दूसरा भाग भी लिखा है, उनके अनुसार मतंग शब्द मलेच्छों के लिए प्रयोग किया गया है, अर्थात उनकी वीरगति मुसलमान शासकों से युद्ध करते हुए हुई थी। हमीर महाकाव्य में भी यह वृतांत मिलता है कि उन्होंने मुसलमान शासकों से युद्ध किया, जिसमें उन्होंने शहाबुद्दीन नाम के एक मुसलमान ओहदेदार को बंदी भी बना लिया था। इतिहासकार आरबी सिंह के अनुसार जब सुल्तान इब्राहिम महाराजा चामुंड राज से पराजित हो गए थे, तो जब महाराजा दुर्लभ राज का शासन आया तो उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए हिंद पर पुनः आक्रमण प्रारंभ कर दिए, जिसके कारणवश महाराज दुर्लभ राज को उनसे युद्ध करने पड़े। उसी युद्ध में उन्होंने एक मुसलमान सिपह सलार अथवा ओहदेदार शहाबुद्दीन को बंदी भी बनाया। उसी युद्ध के क्रम में उन्हें अपने प्राणों की बलि भी देनी पड़ी। महाराजा दुर्लभ राज की मृत्यु के उपरांत शासन आता है महाराजा विग्रहराज तृतीय का, जिनका शासनकाल 20 वर्ष तक रहा, 1070 ईस्वी से 1090 ईस्वी तक। ऐतिहासिक काव्य हमीर महाकाव्य के अनुसार उन्होंने भी गजनी के सिपह सलार शहाबुद्दीन से युद्ध किया और उसे पराजित किया, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि शहाबुद्दीन को जिसे पूर्व में बंदी बनाया गया था, चौहान शासकों ने उसे स्वतंत्र कर दिया था, जिसके कारण महाराज विग्रहराज को उससे पुनः युद्ध करना पड़ा और उसे पराजित करना पड़ा। महाराजा विग्रहराज के पश्चात महाराजा पृथ्वीराज प्रथम का राज आता है। उनका शासनकाल 1090 ईस्वी से 1110 ईस्वी तक था। उनके शासनकाल में भी गजनी के सुल्तानों ने हिंद पर आक्रमण बंद नहीं किए थे। सुल्तान इब्राहिम के पश्चात गजनी का सुल्तान बनता है सुल्तान अलाउद्दीन मसूद, जिसका शासनकाल महाराज पृथ्वीराज के समकालीन था। मिनहाजुल सिराज की तबाकत-ए नसीरी में यह वर्णन प्राप्त होता है, सुल्तान मसूद ने हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए अपने सिपह सलार हाजिब तगतगीन को सेना की कमान सौंपी थी। हाजिब तगतगीन भारत पर आक्रमण करते हुए गंगा पार भी कर गया था। जहां एक और फारसी दस्तावेजों में भारत पर आक्रमण करने का वर्णन है, वहीं दूसरी ओर
प्रबंध कोश में भी यह वर्णन है कि महाराज पृथ्वीराज प्रथम ने बागुली शाह नामक मुसलमान सुल्तान को पराजित किया था, परंतु क्योंकि बागुली शाह उस समय ना तो गजनी के सुल्तान थे, ना ही वो सिपह सलार थे जो भारत की ओर आक्रमण करने वाली सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो इतिहासकार दोनों दस्तावेजों का समन्वय कर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संभव है भारत पर जिस गजनी की सेना ने आक्रमण किया था उसी सेना का कोई ओहदेदार कमांडर रहा हो बागुली शाह। महाराज पृथ्वीराज प्रथम के पश्चात शासन काल आता है महाराज अजयराज द्वितीय का। महाराज अजयराज ही चौहान वंश के वे राजा थे जिन्होंने अजय मेरू की स्थापना की थी, एक भव्य नगर के रूप में। वहां एक सशक्त दुर्ग का निर्माण किया था और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। इसी अजय मेरू को आज हम अजमेर के रूप में जानते हैं। महाराजा अजयराज के समय काल में भी गजनी से होने वाले आक्रमण निरंतर हो रहे थे। पृथ्वीराज विजय में भी यह वर्णन मिलता है कि महाराज अजयराज ने अनेकों बार मलेच्छ राजाओं को पराजित किया है। यही नहीं, प्रबंध कोश पुनः एक बार यह कहता है महाराज अजयराज ने शहाबुद्दीन नामक मुसलमान शासक को पराजित किया है। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य जिन मलेच्छों को पराजित करने का वर्णन कर रहा था वह मलेच्छ सुल्तान कौन था? इतिहासकार इसका आकलन मिनहाजुस सिराज की तबाकत नसीरी एवं तारीख फरिश्ता के अनुसार करते हैं। मिनहाजुस सिराज ने उल्लेखित किया है कि सुल्तान बहराम शाह जो महाराजा अजयराज के समकालीन शासक था गजनी का, उसके शासनकाल में नागौर का जो गवर्नर था उसने नागौर में एक किले का निर्माण कर लिया था, नागौर की किलेबंदी कर ली थी। यही नहीं, अपनी एक स्वतंत्र सेना का भी निर्माण कर लिया था जो गजनी की सेना नहीं थी, और उस सेना का निर्माण कर वह भारत के अन्य क्षेत्रों में आक्रमण करने लगा बिना गजनी के हुक्म के। सुल्तान बहराम शाह को इसकी खबर लगी तो सुल्तान बहराम शाह ने नागौर के गवर्नर महमूद बहलीम के विरुद्ध कूच किया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। अंततः मुल्तान के निकट महमूद बहलीम पराजित हुआ। उसके पश्चात सुल्तान बहराम शाह ने नागौर का गवर्नर बना दिया सालार हुसैन नामक व्यक्ति को। तो यहाँ पर 3 व्यक्तियों के नाम हमें स्पष्ट हैं, सुल्तान बहराम शाह, नागौर का गवर्नर बहलीम अथवा सालार हुसैन। पृथ्वीराज विजय जिस विजय का वर्णन कर रहा है मलेच्छ सेना के विरुद्ध, वह विजय बहराम शाह की सेना के विरुद्ध भी हो सकती है, वह विजय महमूद बहलीम के विरुद्ध भी हो सकती है जब वह अपनी सेना का निर्माण कर भारत के अन्य शासकों से युद्ध करने के लिए निकला था, अथवा वह विजय सालार हुसैन के विरुद्ध भी हो सकती है जब उसे नागौर का गवर्नर बनाया गया उसके पश्चात। हालांकि बहराम शाह बहलीम शाह के युद्ध का जो घटनाक्रम है उसके समय काल को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। मतभेद इस विषय पर है कि वह घटनाक्रम महाराज अजयराज के समय काल में हुआ या उनके उपरांत जो चौहान वंश के शासक थे अर्णोराज उनके समय काल में हुआ, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। महाराज अजयराज के पश्चात महाराज अर्णोराज का शासन आता है। उनके शासनकाल में भी अजमेर और गजनी के मध्य एक भीषण युद्ध हुआ था जिसे अजमेर का युद्ध कहा जाता है। गजनी और अजमेर के मध्य जो भीषण संग्राम हुआ था उसका विस्तृत वर्णन पृथ्वीराज विजय में दिया गया है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार गजनी की सेना को इस अभियान में त्राही त्राही करने के लिए विवश होना पड़ा था। क्यों त्राहीमाम करने के लिए विवश होना पड़ा था? राजस्थान के रेतीले मैदानों में दूर दूर तक उन्हें पानी की एक बूंद नजर नहीं आ रही थी। साथ ही सूर्य की गर्मी के कारण शरीर वैसे ही स्वेद से लथपथ हो, उस स्वेद पसीने की मात्रा और बढ़ जाए क्योंकि शरीर पर जिर्रा बख्तर कवच जो धारण कर रखा है। ऐसे वातावरण में गजनी के सैनिकों के गले सूख रहे थे, वे अधमरी अवस्था में बेहोश होकर गिरने लगे थे। अनेकों लोग राजपूत सेना द्वारा काटे जा चुके थे, जिनका संहार नहीं हुआ था, वध नहीं हुआ था। वे पानी के अभाव में बेहोश पड़े थे, अधमरी अवस्था में पड़े थे। गजनी की सेना के सामने स्थिति यहां तक विकट हो गई कि गजनी के सैनिकों को अपने घोड़ों को मारकर उनका खून पीना पड़ा। यदि पानी नहीं तो रक्त ही सही, कोई जल जैसा पदार्थ तो शरीर के अंदर जाकर ठंडक दे। बाहर तो इतनी उष्णता है ही। राजपूत सेना ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक एक गजनी के सैनिक को काट डाला। जो भी उन राजपूत वीरों के सामने आया मृत्यु को प्राप्त हुआ। अंततः अर्णो राजा की राजपूत सेना को विजय प्राप्त होती है। महाकाव्य पृथ्वीराज विजय में यह बताया गया है कि महाराज अर्णोराज ने इस विजय के अवसर पर अपनी राजधानी में एक उत्सव का आयोजन कराया था। संपूर्ण राज्य में हर्षोल्लास का वातावरण बनाया गया था।
यही नहीं, महाराजा अर्णोराज ने जिस क्षेत्र में यह युद्ध लड़ा गया था वहां पर अनासागर नामक झील का भी निर्माण कराया। अब पुनः एक बार चर्चा करते हैं बहराम शाह और बहलीम शाह के मध्य हुए विवाद पर। इस पर मैंने पूर्व में कहा था कि इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। महाराजा अर्णोराज के शासनकाल में भी बहराम शाह ही गजनी का सुल्तान था। इतिहासकार आरबी सिंह के अनुसार महमूद बहलीम ने जिस नागौर के किले का निर्माण किया था, जिस स्वतंत्र सेना का निर्माण किया था, वास्तव में महाराजा अर्णोराज ने महमूद बहलीम को अपने राज्य में शरण दी थी और उन्हीं की अनुमति से उसने नागौर दुर्ग का निर्माण किया, एक स्वतंत्र सेना का निर्माण किया। और जब इस समाचार की सूचना गजनी तक पहुंची तो गजनी का सुल्तान इस तथ्य से क्रोधित होकर कि महमूद बहलीम ने अजमेर राज्य जो मेरा शत्रु है उसके यहाँ शरण ले ली है, वो गजनी से अजमेर की ओर कूच करता है। और तब ये भीषण संग्राम होता है गजनी के सुल्तान बहराम शाह एवं अजमेर के महाराजा अर्णोराजा के विरुद्ध। और यह बिल्कुल संभव है कि बहराम शाह इस अभियान में उपस्थित था, परंतु क्योंकि पराजय इतनी शर्मनाक थी, फारसी दस्तावेज जैसे कि मिन्हाजुस्सिराज की तवाक़त नसीरी, तारीख़ फरिश्ता, उनमें इसका उल्लेख नहीं किया गया। आरबी सिंह की इस थ्योरी का प्रमुख आधार है कि नागौर का दुर्ग उस काल में चौहानों के पास ही था, वे कभी भी गजनी के सुल्तानों के पास नहीं गया था। इसलिए यदि फारसी दस्तावेज यह दावा कर रहे हैं कि गजनी के एक गवर्नर ने नागौर के दुर्ग का निर्माण कर लिया, तो यह तो संभव ही नहीं ये चौहान महाराजाओं की सहमति के बिना हो, क्योंकि नागौर उनके राज्य का भाग है। महाराजा अर्णोराज के पश्चात उनके पुत्र विग्रहराज चतुर्थ सिंहासन रूढ़ होते हैं। उन्होंने अजमेर के राज्य को साम्राज्य में परिवर्तित कर लिया और अब अजमेर राज्य संपूर्ण उत्तर पश्चिम का साम्राज्य बन गया, जिसके वे सम्राट थे। चालुक्य राजा, नाडुला के चौहान एवं तोमर शासकों को उन्होंने अपने शासनकाल में पराजित किया था। उनका शासनकाल था 1150 ईस्वी से 1164 ईस्वी तक। उनके शासनकाल के समकालीन गजनी के सुल्तान 3 थे, बहराम शाह, खुसरो शाह एवं खुसरो मलिक। संभवतः इन तीनों सुल्तानों से उनके युद्ध हुए हैं। दिल्ली शिवालिक का स्तंभ लेख यह उद्घोष करता है कि महाराज विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों को इस भूमि से पराजित कर पुनः इस भूमि को आर्यवर्त बनाया था। प्रबंध कोश भी इस्लामी शासकों पर उनकी विजय का वर्णन करता है। साथ ही ललित विग्रहराज नाटक सम्राट विग्रहराज के जीवन की घटनाक्रमों पर भी आधारित है। उस नाटक का आरंभ ही होता है युद्ध की पृष्ठभूमि से। ऐसी पृष्ठभूमि से जब महाराज विग्रहराज तुरुष्क का शासक, जिसका नाम अमीर है, तो अमीर जो अपभ्रंश माना जाता है अमीर शब्द का, जब महाराज विग्रहराज तुरुष्क का शासक अमीर के विरुद्ध अपनी सैन्य नीति बना रहे थे, क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि तुरुष्क का शासक अमीर भारत की ओर आक्रमण कर रहा है। जोलिया शिलालेख भी उनके हसीका नामक क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख करता है, जिसे आरबी सिंह मानते हैं कि वह भी मुसलमान शासकों की एक चौकी थी। तो इन समस्त ऐतिहासिक स्रोतों से हमें यह स्पष्ट है कि उन्होंने निरंतर संभवतः अनेकों बार गजनी के सुल्तानों से युद्ध किए हैं। अब कौन से शासकों से कब युद्ध किए हैं, इस पर एक दृष्टि डालते हैं। सुल्तान बहराम शाह का शासन अधिक से अधिक 1151-1152 तक का है और ये वही काल था जब विग्रहराज चतुर्थ का शासन प्रारंभ होता है। 1150 ईस्वी में उनका शासन प्रारंभ हुआ था। इतिहास में फारसी दस्तावेजों में यह स्पष्ट है कि अपने अंतिम समय काल पर बहराम शाह पर गजनी के कुछ दूसरे सिपह सलारों ने आक्रमण कर दिया था, जिसके पश्चात उन्हें हिंदुस्तान भागना पड़ा था और हिंदुस्तान में ही बहराम शाह की मृत्यु हुई। वे वही सिपह सलार थे जिन्होंने गूर राज्य की स्थापना करी, जिनका सुल्तान बना मोहम्मद गोरी। इतिहासकार आरबी सिंह के अनुसार जब बहराम शाह हिंदुस्तान की ओर आता है, तो संभवतः उसने यह विचार बनाया होगा कि वो दिल्ली की ओर आक्रमण करेगा। तो वृतांत हमें ललित विग्रहराज नाटक में मिल रहा है, संभवतः वो इसी काल का है, क्योंकि उसमें वर्णन है विग्रहराज की प्रेमिका देसल देवी का, जो इंद्रपुर के युवराज वसंत पाल की पुत्री है। आरबी सिंह के अनुसार विग्रहराज के समय में अनंगपाल दिल्ली के शासक थे। संभव है कि वसंत पाल भी उन्हीं के कोई निकट संबंधी हो। यहाँ पर जिसे इंद्रपुर कहा गया है, वास्तव में वह इंद्रप्रस्थ हो।
बहराम शाह के पश्चात आने वाले शासक भी खुसरो शाह, खुसरो मलिक, उन्होंने भी संभवतः अजमेर पर निरंतर आक्रमण जारी रखे और उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख में भी अनेकों बार मलेच्छों के आक्रमणों का वर्णन है। इतिहासकारों द्वारा यह माना जाता है कि दिल्ली शिवालिक शिलालेख 1164-1165 ईस्वी में लगाया गया था, जिसका अर्थ हुआ कि खुसरो मलिक के यह समय काल का है, जो सम्राट विग्रहराज के अंतिम शासन काल में शासक था। इसी के साथ खरतारा पट्टावली में भी यह वर्णन है कि तुर्कों ने दिल्ली पर कई बार आक्रमण किए हैं। यही नहीं, हासी गोवर्धन की प्रशस्तियों में भी वो प्रमाण मिले हैं कि तुरस्क सेनाओं ने कई बार भारत पर आक्रमण किए हैं। सम्राट विग्रहराज चतुर्थ के पश्चात जब पृथ्वीराज द्वितीय का शासन आता है, तब भी हमें एक प्रशस्ति प्राप्त होती है हासी से, जो यह बताती है कि सम्राट पृथ्वीराज द्वितीय ने अपने मामा किल्हण को अशिका के दुर्ग की कमान सौंपी थी। अंततः इस वीडियो के द्वारा हमने जाना उन महाराजाओं, उन सम्राटों का इतिहास जो पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज थे, जिन्होंने गजनी के सुल्तानों से अनेकों युद्ध किए, अनेकों संग्राम किए, उन्हें पराजित भी किया, उनसे युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति भी दी। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रगणों में इसे शेयर करें। यदि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं वे कमेंट करके मुझे बताएं।